The army played a very important role in a British administration, as it was with the help of the army that the British were able to expand their empire. A uniform military culture came to be adopted. Soldiers were given European-style training, drill, and discipline that regulated their life far more than before. One of the first responsibilities taken on by Warren Hastings, when he was appointed as the Governor General of Bengal, was to recruit sepoys from Bengal, Awadh and the Banaras. Therefore, the sepoys from the areas form a majority of the Bengal army. However, they did not rise above the position of the Subedar, but remained loyal to the British. Yes. जो आर्मी थी यानी सेना है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रशासन में, एज इट वाज विद द हेल्प ऑफ द आर्मी दैट द ब्रिटिश वर एबल। आर्मी की वजह से ही ब्रिटिश अपना राज्य जो अपना साम्राज्य था वो विस्तार भारत में फैला पाए थे। आ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, एक सुसज्जित जो सेना है, मतलब एक पूरे कह सकते हैं यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर एक जैसी जो सेना थी, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब सिर्फ ड्रेस से नहीं आता है, एक सुसज्जित कह सकते हैं यूनिफॉर्म से रिलेटेड, एक वेल मैनर्ड जो सेना का वो था, वो जो कल्चर था वो इन्हीं के द्वारा आया, उसको हमने अडॉप्ट किया है। सोल्जर्स और गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, जो सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई, उनके साथ ड्रिल होता था, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया गया, यानी आज भी जो सेना में है वो उनके द्वारा सिखाया गया है, उसको हमने अडॉप्ट किया है। कुछ चीजें हमारी भी हैं उसमें, बट जो डिसिप्लिन है, ड्रिल है, ये सब उनके द्वारा सिखाया हुआ है, जिसने उनकी लाइफ को रेगुलेट किया। इसके अलावा पहले भी किया और आज भी बाद में भी किया। वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली थी वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने ली थी, वॉज रिक्रूट सिपॉइज फ्रॉम बंगाल, जिन्होंने रिक्रूट करना होता है, हायर करने के लिए होता है, जिन्होंने बंगाल में सिपॉइज को हायर किया, अवध और बनारस में भी। Therefore, the sepoys from this area form a majority of the Bengal army. और उस समय जो वहाँ के सिपाही थे वो उसी एरिया से बहुतायत आए थे, यानी बंगाल की आर्मी में जो शामिल हुए वो उसी एरिया के थे। However, फिर भी they did not rise above the position of the सूबेदार, पर वो सूबेदार की पोजीशन से ऊपर नहीं गए, but remained loyal to the British, वो ब्रिटिश के वफादार थे। चार्ल्स कॉर्नवालिस डेवलप्ड द रेगुलर एंड द परमानेंट पुलिस सिस्टम जो इंडिया में डेवलप है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने डेवलप किया था। एंड इन इंडिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज द ब्रॉड अंडर द थाना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना था, हेडेड बाय द दरोगा, जिसका हेड दरोगा होता था। टाउन एंड विलेजेस हैड अ कोतवाल, कस्बों और गांवों में कोतवाल होते थे और चौकीदार होते थे जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे। द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट collector, the post of the district superintendent of police was created with the entire district being brought under him. जो पोस्ट थी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की पुलिस में, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के उसमें मतलब उसके शासन के अंतर्गत पूरा जिला आता था। There were a lot of disparties in the police department too. इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ अलग अलग विभाग थे। हायर पोस्ट वर फिल्ड ओनली बाय द ब्रिटिश, और जो हायर पोस्ट होती थी पुलिस की, वो जो भी हायर पोस्ट थी वो ब्रिटिश के द्वारा ली जाती थी। Indian used to follow their own varied customs and traditions regarding position of justice. भारतीय जो थे वो अपने संस्कार और रीति रिवाजों के अंतर्गत ही न्याय की मांग करते थे। There was no common law in the entire subcontinent, और जो भारत का आंतरिक भाग था उसके अंदर कोई भी कॉमन लॉ नहीं था, कोई एक सामान्य कानून नहीं था। एंड द इंग्लिश लॉ
ओनली अप्लाई टू द इंग्लिश, और जो इंग्लिश लॉ था वो सिर्फ इंग्लिश लोगों के द्वारा ही क्या क्या लागू किया गया था। स्टेप्स वर टेकन बाय वॉरेन हेस्टिंग, स्टेप जो भी कदम उठाए गए वो वॉरेन हेस्टिंग और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने उठाए थे। सिस्टमैटिक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, क्रमबद्ध, यानी कि पहले आपको अगर नया चाहिए गांव में है तो पंचायत में मिलेगा, पंचायत के बाद आप गांव के लिए पंचायत व्यवस्था थी, तब तो गांव में सरपंच का हमेशा से रहा है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था, उसके बाद स्टेट लेवल पे कोर्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। जो सिस्टमैटिक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी व्यवस्था इन दोनों ने मिलकर करी है। द कॉर्नवालिस कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793, और कॉर्नवालिस कोड एक था जिसके अंतर्गत justice continued to be handed out according with the local Hindu and the Muslim law। और 1719 का जो कॉर्नवालिस कोड था जिसमें ये कहा गया कि जो न्याय है उसको लोकल हिंदुओं के कस्टम्स के अकॉर्डिंग और मुस्लिम का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग हैंडल किया जाएगा। यानी लोकल कोई घटना हो रही है तो अगर वो हिंदुओं की है तो हिंदुओं के कानून के अकॉर्डिंग, और अगर मुस्लिम की है तो मुस्लिम के कानून के आधार पर ही उसका न्याय किया जाएगा। The Supreme Court was at the top of the judicial structure, और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई, जो उच्च न्यायालय बनाया गया, बनाने वाला बिल्डिंग से नहीं, एक जो नाम दिया गया उसे, वो सबसे टॉप पर था, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर अंडर दी। यानी ये पूरी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स ने मिलकर की थी कि सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जिसलिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब आती है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता। वॉरेन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया 1813 to 1823, इंट्रोड्यूस्ड द न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी यहाँ पर कहा गया है the state or the fact being greater importance than anything else, किसी दूसरे राज्य से किसी एक राज्य की सर्वोच्चता, ओके, यानी सर्वोच्चता की जो पॉलिसी थी जिसकी बात की गई है। वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1813 से 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और इन्होंने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता की नीति का को इंट्रोड्यूस किया, अकॉर्डिंग टू जिसके अनुसार द कंपनी प्रोक्लेम्ड दैट इट्स पावर वाज सुपीरियर टू दैट ऑफ द इंडियन स्टेट, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस बात की घोषणा करती है कि भारतीय राज्यों, भारतीय प्रदेशों की जो शक्तियां भारतीय मतलब कंपनी की शक्तियां भारतीय प्रदेशों से ज्यादा है। इसके अलावा therefore they were justified in annexing any of the Indian, और इसीलिए क्योंकि कंपनी की शक्तियां ज्यादा है इसीलिए वो किसी भी प्रदेश पर कब्जा कर सकते हैं। The Indian state to protect their interest, any of Indian state to protect their interest, किसी भी भारतीय प्रदेश पर कब्जा कर सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने इंटरेस्ट यानी कि अपनी रुचि के लिए। अगर कोई प्रदेश है जहां से उन्हें लाभ हो रहा है तो वो उस पर कब्जा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास शक्तियां ज्यादा हैं। However, there was a resistance to this policy. रानी चेन्नम्मा, the queen of the कित्तूर, और इस पॉलिसी से जो विरोध था वो रानी चेन्नम्मा ने किया था, जो कित्तूर कर्नाटक में है, वहां का था, प्रिंसली स्टेट था, रियासत थी। रिबेल्ड अगेंस्ट दिस, इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया एंड द लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, और वहां से एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन रूलर टू डू सो, और वो पहली भारतीय विद्रोही महिला थी जिन्होंने ये किया। बट वॉज सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड, बट समय के उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया एंड प्रिजन इन 1820 एंड डाइड 1829। 1823 में उन्हें जेल हुई, 1829 में उनकी डेथ हो गई। ब्रिटिश पीरियोडिकल जर्नल्स, मैगजीन्स, आर्चीज, न्यूज़पेपर सच एज द गार्जियन एंड द ऑब्जर्वर, ये उस वक्त के न्यूज़पेपर थे जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, ओके।
अमेरिका, भारत अमेरिका का उपनिवेशिक, ये तो ब्रिटेन से आए थे, ठीक है। जो जब अमेरिका में उपनिवेश स्थापित हुए उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस हिस्टोरिक डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की हिस्टोरिक डिस्कवरी के बाद मेनी यूरोपियन नेशन विभाग, बहुत से यूरोपीय देश वहां पर पहुंचने लगे। देयर टू इंक्रीज देयर वेल्थ, अपने धन को बढ़ाने के लिए। द स्पेनिश पीपल वर अमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और स्पेनिश लोग जो थे, स्पेन से गए हुए जो लोग थे, वो सबसे पहले थे जो जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एक्सप्लोर किया था, यानी पूरी तरह से उसके बारे में सारी छानबीन की थी। 1606 में किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ चार्टर टू द न्यू वेंचर द वर्जीनिया कंपनी। 1606 में किंग जेम्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के, जिन्होंने चार्टर को ग्रांट किया था कि जो ये नई जगह मिली है यहाँ पर वर्जीनिया कंपनी सेटल की जाएगी, टू फॉर्म अ सेटलमेंट इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में इसको सेट किया जाएगा, वहां पर बाकी सेटलमेंट्स किए जाएंगे। दिस कंपनी वुड एक्सप्लोर द एंटायर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और इस कंपनी ने नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी किनारे को पूरी तरह से उसकी खोज करनी थी, इसकी वहाँ क्या मिल रहा है, कैसे रहना है, सारा कुछ एक्सप्लोर करने का मतलब यहाँ पर होता है सारी छानबीन करना, उसके बारे में सर्च करना, वो सारा कुछ इन्होंने किया। एंड सर्च फॉर गोल्ड एंड सिल्वर डिपॉजिट्स इन द न्यू वर्ल्ड, तब अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता था, और वहां पर इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, गोल्ड और सिल्वर डिपॉजिट्स इन्हें मिले, एज अमेरिका वाज कॉल्ड, उस वक्त अमेरिका को नया संसार कहा जाता था। द वर्जीनिया कंपनी आल्सो प्लान्ड टू फाइंड द रिवर रूट टू द पैसिफिक ओशन दैट अलाउड देम टू एस्टैब्लिश ट्रेड विद द फार ईस्ट, और जो वर्जीनिया कंपनी थी उसने ये प्लान किया कि एक नदी का रास्ता खोजा जाए जो पैसिफिक ओशन से जाता हो, और जिससे ये जो सुदूर ईस्ट है, सुदूर पूर्व का इलाका है, उससे ये कनेक्ट हो सके। Thus, the first colony in America was founded in 1607 at Jamestown, Virginia. और इसीलिए सबसे पहली जो वो थी कॉलोनी थी अमेरिका की, वो फाउंड की गई थी 1607 में, इसका नाम जेम्स टाउन वर्जीनिया था। Tobacco was the popular item of export by the Virginia Company from America, और तंबाकू जो था वहाँ का सबसे पहला ऐसा उत्पाद था जिसको वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। By 1770, more than 2 million people lived and worked in Great Britain's 13 North American colonies, और 1770 में 200 मिलियन से भी अधिक लोग वहाँ पर रहने लगे थे, काम करने लगे थे। ग्रेट ब्रिटेन की जो 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनी थी, वहाँ पर लोग 2 मिलियन से ज्यादा लोग वहाँ रहकर काम करने लगे थे। यानी कि जब नए संसार की खोज हुई और वहाँ पर उन्हें फायदा मिलने लगा, तो उन्होंने उसको अपना उपनिवेश बनाया और वहाँ पर सेटल हो गए। अब आपको सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी पहले भारत में आई, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच थी कंपनिया डो कॉमरिको डा इंडिया थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद इन सब में आपस में बैटल हुआ। आफ्टर दैट सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई थी, और इसके बाद, ठीक है, और जब इन दोनों का भी वॉर हुआ था, जिसका नाम दिया गया था एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्टिंग कर्नाटिक वॉर दिया गया, और सिर्फ तभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रह गया, और इन्होंने फ्रेंच जो थे वो पौंडीचेरी में सेटल हो गए थे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, डुअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने स्टार्ट किया, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो युद्ध हुआ वो एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्वरी था, कर्नाटक वॉर जिसको कहा गया था। 3 कर्नाटक वॉर हुए थे। इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर बढ़ता है, और फिर इन दोनों ने मिलकर एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी हुआ, और ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये युद्ध लड़े थे फ्रेंच के साथ, मतलब फ्रेंच के अगेंस्ट। फ्रेंच तो मैसूर के साथ मिले थे, ठीक है, मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ उन्होंने कहा था हेल्प करने के लिए, फिर भी वो हार गया था। पहला आपका एंग्लो मैसूर वॉर था, फिर मराठा वॉर हुआ जब ये महाराष्ट्र पर इन्होंने कब्जा किया,
फिर रणजीत सिंह थे जहां पर सिख वॉर हुआ, और इसके बाद इन्होंने गोद लेने की नीति लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी किसने स्टार्ट की थी, ठीक है। और जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया तो इन्होंने मिलिट्री को एडमिनिस्ट्रेट किया, जिसमें यूनिफॉर्म था, डिसिप्लिन था, ड्रिल थी, ट्रेनिंग थी, रिक्रूटमेंट होता था, पुलिस की व्यवस्था करवाई, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराया, जिसमें चौकीदार, कोतवाल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की वो थी। फिर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना करी, और उसके बाद पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी यानी सर्वोच्चता की जो नीति थी वो भी इन्होंने फॉलो करी। ओके, तो ये था आपका जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ।